दोस्तों नमस्कार। बिहार तो मैनेज हो गया। बिहार में तो चुनाव जीत गए, क्योंकि इस देश में जिन्हें चुनाव कराना है वही संस्थान यानी चुनाव आयोग की भूमिका बिहार चुनाव में किस तरीके से उभरी और उस पर क्या क्या आरोप लगे, यह सब कुछ हर किसी के जहन में है, उसकी आंखों के सामने है। और सरकार का भी ऐलान खुले तौर पर है। सरकार का मतलब यहां पर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उनके दो नायक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनका ऐलान खुले तौर पर है, हम जिस रास्ते पर हैं हम तो उसी रास्ते पर चलेंगे, आपको जो दरवाजा खटखटाना है खटखटा लीजिए, सफलता तो हमें ही मिलेगी। लेकिन बिहार मैनेज हो गया, क्या इस देश की इकोनॉमी भी वैसे मैनेज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वह देश के भीतर ही रहेगी, क्योंकि इस देश का मीडिया उन सवालों को उठाएगा ही नहीं, वो बताएगा ही नहीं कि दरअसल बेस ईयर कैसे बदले जाते हैं। वो नहीं बतलाएगा कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं उन आंकड़ों का सच असल में सच है ही नहीं। तो दुनिया के तमाम संस्थान भारत के दिए आंकड़ों से प्रभावित हो जाते हैं क्या? शायद नहीं, क्योंकि इस दौर में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियाड बैंक हो, वर्ल्ड की इकोनॉमी को संभालने वाले डेवलप स्टेट्स के तमाम बैंक्स की अपनी जो पूरी लिस्ट होती है भारत के कॉरपोरेट को लेकर वह भी हो, भारत के भीतर के शेयर बाजार में जो पैसा विदेशी निवेशक लगाते हैं उनका पैसे निकालने के पीछे जो कारण हो वह भी हो। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की तरफ से जो आवाज जा रही है उसमें एक ही बात है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को भारत में कोई हरा नहीं सकता है। और इतनी ताकतवर शख्सियत के साथ इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट जिन जिन देशों में सफर करते थे उन देशों में उनको कहीं ना कहीं कोई प्रोजेक्ट मिल जाता था और उन देशों के बैंकों से उन्हें लोन भी मिल जाता था। लेकिन फिर ऐसा क्या है कि इस दौर में कम से कम बीते एक बरस के भीतर भारत में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो निवेश होना चाहिए था वो कम हो गया। फिर ऐसा क्या है कि भारत को कर्ज दर कर्ज लेना पड़ रहा है, और इन सब के बीच डॉलर के मुकाबले रुपया और न गिर जाए इसके लिए जो जमा पूंजी होती है खजाने में उसको भी बाजार में खर्च करके उसे बेचकर रुपया किसी भी हालत में 100 तक ना पहुंच जाए डॉलर के मुकाबले, उसको रोकने के प्रावधान किए जाते हैं। इस दौर में ऐसा क्या है कि भारत का कोर सेक्टर पूरे तरीके से डगमगा गया है और सबसे निचली पायदान पर आकर खड़ा हो चला है। इस दौर में ऐसा क्या है, भारत के जमीन के नीचे सबसे ज्यादा कोयला है, लेकिन इसी दौर में भारत सबसे ज्यादा कोयला आयात कर रहा है। ऐसा क्या है कि भारत के भीतर अभी भी फर्टिलाइजर यानी खाद को लेकर इतनी मारामारी है कि भारत बकायदा चीन के सामने हाथ फैलाए हुए है। जी, रेयर अर्थ मटेरियल का जिक्र नहीं कर रहे हैं, सिर्फ फर्टिलाइजर का जिक्र कर रहे हैं। यहां पर उस कतार में आइएगा तो फंसते चले जाइएगा, क्योंकि भारत अपने तौर पर क्या करेगा। और इस कतार में अगला सवाल यह भी है कि दिसंबर में होगा क्या? रूस को जो तेल लेते थे इस बार भारत की कंपनियों ने दिसंबर का ऑर्डर नहीं दिया है, क्योंकि ट्रंप चिता रहे हैं। होगा क्या? लेकिन हमें लगता है इधर बिहार चुनाव में हम आप दोनों फंसे रह गए। इस देश की परिस्थितियों के भीतर का सच जो है आज उसको खाली आप समझ लीजिए, क्योंकि ये जो पूरे आंकड़े हैं वो ILO के हैं, वर्ल्ड बैंक के हैं, IMF के हैं, भारत के भीतर NSSO के हैं, भारत के भीतर CMIE के हैं, और इन सब के बीच जो अलग अलग शेयर बाजार पर नजर रखने वाली जो प्राइवेट रिसर्च कंपनियां होती हैं उनके भी आंकड़े हैं जो आपके सामने आज रखे जाएंगे। उसके बाद आपके जहन में जो भी सवाल उठेगा उन सवालों को भी हम पिरोते चले जाएंगे जरा। लेकिन पहले समझिए कि जिस दिन बिहार के चुनाव परिणाम आते हैं सेंसेक्स नीचे क्यों चला जाता है? बीजेपी की जीत है, प्रधानमंत्री मोदी की जीत है, बिहार जैसे राज्य में जीत है, हिस्टोरिक जीत है, शेयर बाजार नीचे। उस शेयर बाजार से तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा के शेयर विदेशी निवेशक बेच देते हैं। किसी तरीके से आखिरी क्षणों में मैनेज किया जाता है। उस मैनेज करने की परिस्थिति में 40 पॉइंट ऊपर आखिरी 1 घंटे में लेकर आया जाता है। चुनाव प्रचार में पता नहीं कितना पैसा फूंका गया होगा, लेकिन इन सब के बीच जब 11 तारीख को वोटिंग हो रही थी, दूसरे राउंड की वोटिंग,
उस दिन एक खबर आई, ओएनजीसी जो सरकार की एजेंसी है उसने कहा कि हमारे जो कुएं हैं जिसमें प्राकृतिक गैस होती है, जो नेचुरल गैस होती है, उसकी चोरी हो गई और चोरी कंपनी वाली कंपनी पर सीबीआई की जांच बैठाई जाए। मामला अदालत में चला गया। वो कौन सी कंपनी है? वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिस पर ओएनजीसी ने आरोप लगाए कि तकरीबन 1.55 अरब डॉलर यानी 13,700 करोड़ रुपए का नेचुरल गैस चोरी कर लिया। अब आप सोचिए रिलायंस जवाब क्या देगा। उसने बोला दरअसल ये मसला जो है ये माइग्रेटरी का मसला। माइग्रेटरी का मतलब होता है कि गैस खुद ही चलकर हमारे पास आ गई, हमारे कुओं में आ गई। लेकिन बावजूद इसके मामला अदालत में गया। अब अदालत में परसों सुनवाई होनी है, यानी 18 तारीख को सुनवाई होनी है। इधर बिहार चुनाव और इन सब के बीच हो क्या रहा है? इधर बिहार चुनाव हो रहे हैं और इन सब के बीच लगातार भारत पे कर्ज बढ़ रहा है। कोल इंपोर्ट इसी चुनाव के वक्त में, जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का महीना है, इसमें कोल इंपोर्ट सबसे ज्यादा हो गया। अगर सिर्फ सितंबर महीने का जिक्र करें तो 14% ऊपर चला गया, उस भारत में जहां जमीन के नीचे कोयला दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पर भारत में ही मौजूद है। लगभग 22 मिलियन टन सितंबर के महीने में बाहर से कोयला आया और जो नॉन कुकिंग कोल होता है वह भी लगभग 14 मिलियन टन, 13.90 मिलियन टन सितंबर के महीने में आया है। अगर आप अप्रैल से सितंबर तक का जिक्र करेंगे तो यह बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि आरबीआई की नजर भी तो होती है। इसी दौर में जो चीजें डगमगाई कोर सेक्टर की, उसमें यह समझना चाहिए कि सबसे ज्यादा भारत की इकोनॉमी में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का ही हाथ होता है। वो तकरीबन शेयर जो है 28.04% शेयर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का है। उसके बाद स्टील प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगभग 19.85% और स्टील प्रोडक्शन 17.92%। उसके बाद कोल आता है लगभग 10.33%। पिछले 6 महीनों में इस बिहार चुनाव के वक्त में सबसे कम उत्पादन पे भारत का कोर सेक्टर आकर चला गया। इस दौर में भारत सरकार ने अच्छा काम किया कि उसने बेस ईयर 2004-05 की जगह 2011-12 रखा है। अगर 2004-05 के लिहाज से देखें तो भारत का हर कोर सेक्टर, यानी मनमोहन सिंह के काल के उस दिनों को अगर आप याद कर लें जिस समय भारत की इकोनॉमी पनप रही थी, अगर उसको बेस ईयर बनाइएगा तो इस वक्त भारत का जो कोर सेक्टर है वो -10 के नीचे आ जाएगा। लेकिन 11-12 बना दिया गया, उसके बावजूद भी ये नीचे है। और नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। वो सीमेंट का प्रोडक्शन हो, वो चाहे क्रूड ऑयल का हो, चाहे कोल का हो, चाहे नेचुरल गैस का हो, चाहे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का हो। और जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो अगला सवाल इस देश के भीतर यह भी है, सरकार कर क्या रही है? आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई सुझाव दे रहा है कि अब सरकार तय करे, बैंकों का मर्जर करे। और बकायदा आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि देखिए भारत में बड़े बैंक भी हो सकते हैं और बैंकों की तादाद भी बढ़ सकती है, लेकिन बैंक मर्जर किए जाने चाहिए। अगला सवाल था, अच्छा तो डॉलर के मुकाबले रुपया का जो अवमूल्यन हो रहा है, जो इस चुनाव के वक्त में लगभग 3.5% तक हुआ है, और अगर पिछले 6-7 महीनों का देखें तो लगभग 4.6 से 5.1% के बीच जो अवमूल्यन हुआ है, उसके लिए अब क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए हम जो जमा हमारे पास जो मुद्रा भंडार है हम उसको बेच रहे हैं और उसी को बेचकर हम कमाई कर रहे हैं। यह अजीबोगरीब स्थिति आ सकती है। लेकिन इन सब के बीच एक और सवाल है कि जिस बात का जिक्र हमारी टीम ने कहा कि अब बिहार के चुनाव खत्म हुए, असल खेल तो दिसंबर से शुरू होगा, क्योंकि दिसंबर के महीने में जो तेल रूस से आना था, इस वक्त चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, चाहे मंगलोर रिफाइनरी हो, चाहे एचपीसीएल, मित्तल एनर्जी हो, सब ने ऑर्डर बंद कर दिया है। लगभग 66% तेल वहीं से आ रहा था, यानी रूस से आ रहा था, और वर्ल्ड बाजार में जो कीमत है उसका 33% डिस्काउंट पे आ रहा था। तो अब क्या होगा दिसंबर के महीने से कोई नहीं जानता है। इस वक्त कम से कम कोई जानकारी नहीं है। और इन सब के बीच जो CREA है, यानी सेंट्रल फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की जो रिपोर्ट आई, उसने बतलाया कि देखिए भारत सिर्फ रूस से तेल ही नहीं लेता है, वो कोयला भी लेता है।
और पिछले ही महीने $351 मिलियन का उसने कोयला लिया। ऑयल भी लिया, वो तकरीबन $222 बिलियन का है, लेकिन अक्टूबर में रशिया से जो तेल लिया गया वो लगभग 22,000 करोड़ से कुछ ज्यादा का है, यानी $2.5 बिलियन का है। और अब दिसंबर के महीने से सब कुछ बंद हो रहा है। तमाम कंपनियों ने कह दिया है कि हमारे ऊपर टैरिफ बढ़ जाएगा। समझौता अमेरिका के साथ हो रहा है, वो बोल रहा है टैरिफ हटा देंगे, लेकिन भारत को तेल जो मिलेगा वो सस्ता तो मिलेगा नहीं। अब जब इस प्रोसेस में जब आप आकर खड़े होते हैं तो अगला सवाल यह भी होता है कि क्या वाकई भारत कर्ज में डूबकर ही अपनी इकोनॉमी को चला रहा है, और भारत के भीतर क्या वाकई सब कुछ बचा नहीं है? यह डराने वाली चीज है क्या? जी, आईएलओ की एक रिपोर्ट है, वो बहुत खुले तौर पर बतलाती है कि दरअसल 2024 के चुनाव परिणामों के बाद इस बिहार चुनाव तक के बीच की परिस्थिति में जो भी रोजगार प्राइवेट सेक्टर में था उसमें लगभग 42% की कमी आई है। जो सरकारी नौकरियां थी वो लगभग 78% कम हो गई है, यानी बेरोजगारी और बढ़ रही है। और इन सब के बीच जो पैसा शेयर बाजार में लगता है वहां भी स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि इसी हफ्ते का अगर जिक्र करें तो एलआईसी की वैल्यू जो है, जिसमें देश की जनता का पैसा रहता है, उसमें लगभग 9,266 करोड़ की कमी आ गई। और भी कई कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा बजाज फाइनेंस में आई इस हफ्ते कमी, लगभग 30,148 करोड़ की। अब जब इस कमी को आप परख रहे हैं और समझ रहे हैं, तब यहां पर सवाल है कि जो घाटा बढ़ रहा है उसको पूरा कैसे करें। तो इसके लिए आप कर्ज ले लीजिए, और यह कर्ज आंतरिक तौर पर है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज जो है भारत के ऊपर, इसको इस रूप में समझिए कि मार्च 2025 में यह $736 बिलियन होता था। अभी का एवरेज बतला रहा है कि यह जून 2025 तक 3 महीने में $747 बिलियन हो गया, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होते होते लगभग 1,000 बिलियन को पार कर जाएगा। तो कर्ज लेने की रफ्तार रुकी नहीं, और इन सब पे जो सरकार पर कब्जा, जिसको गवर्नमेंट डेब्ट कहते हैं, वो 2024-25 में जैसे 181 लाख करोड़ था, वह 2025-26 में बढ़कर 1,96,000 करोड़ को पार कर गया, यानी लगभग 200 लाख करोड़। और साल भर में जो कर्ज लिया गया, अगर उसको महीनों में बांट दें तो महीनों में बांटने पर लगभग 1,30,000 करोड़ रुपए हर महीने कर्ज लिए जा रहे हैं, जो सरकार पर कर्ज है। और इंटरनेशनल डेब्ट का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो उसमें मार्च 2025 में वह 175 लाख करोड़ है, जो मार्च 2026 तक बढ़कर 194 लाख करोड़ हो जाएगा। रिजर्व बैंक खुले तौर पर मानता है कि देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। इस दौर में भारत के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन हम इकोनॉमी में सही, हमारे आंकड़े देख लीजिए, और आप हमारे आंकड़े देखेंगे तो चाहे ब्रिक्स कंट्री हो चाहे G20 हो, हम सबसे मजबूत हैं। तो आंकड़े और आंकड़ों का बेस, यानी डाटा का जो पूरा बेस है, पूरा गिमिक क्या वैसे ही है जैसे बिहार चुनाव का गिमिक हो रहा था आंकड़ों के लिहाज से। लेकिन फिर भी कुछ फैक्ट्स हमारी टीम ने निकाल के बताए कि देखिए, सिर्फ पिछले हफ्ते ही लगभग $2.699 बिलियन बेचे गए, यानी ये लगभग 23,923 करोड़ के हैं। लेकिन जिस दिन बिहार का चुनाव का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद से जो विदेशी मुद्रा रिजर्व है उसमें तकरीबन $10 बिलियन से कुछ ज्यादा, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए डॉलर को बेचकर भारत के रुपए का अवमूल्यन ना हो, वो नीचे और ना चलते चला जाए, उसको बेचा गया। यहां तक कि जो रिजर्व में सोना होता है उसको भी बेचा गया। सिर्फ पिछले हफ्ते 195 मिलियन डॉलर, यानी लगभग 1,728 करोड़। और अगर पूरे नोटिफिकेशन के दौर में आप आकर खड़े हो जाइएगा तो इस दौर में जो गोल्ड रिजर्व था उसमें जो कमी आती चली गई वो लगभग 40,000 करोड़ से ज्यादा की है। जो 5 सवाल सबसे बड़े इस दौर में खुलकर उभर रहे हैं, भारत के भीतर बढ़ती बेरोजगारी, प्राइवेट सेक्टर के जरिए भी रोजगार ना दे पाने की स्थिति, इस देश के भीतर बढ़ते हुए दिहाड़ी मजदूर,
इस देश के भीतर बढ़ता हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इस देश के भीतर मनरेगा में भी पैसा ना दे पाने की वजह से लाखों लोगों को इस दौर में मनरेगा का कार्ड उनसे वापस ले लिया गया या उनका नाम कट कर दिया गया। यह सब कुछ बिहार चुनाव के बीच में हुआ है। लेकिन बिहार का या कोई चुनाव जब आप जीत जाते हैं तो मान लिया जाता है अब सही है, यह मुद्दा ही नहीं है। तो जो बेरोजगारी का एस्पेक्ट है वो एक झटके में गायब हो गया क्योंकि आप चुनाव जीत गए। और बेरोजगारी के साथ साथ जो दिहाड़ी मजदूरी का सवाल था, वो दिहाड़ी मजदूरी के भीतर भी जब मनरेगा के जॉब कार्ड और वहां से लोगों के काटे जाने की तादाद लाखों में हो गई इसी 1-2 महीने के भीतर, तो अगला सवाल यह भी था क्या मनरेगा के लिए भी बजट सरकार के पास बच नहीं पा रहा है? क्योंकि जो दिन है, जो 100 दिन का रोजगार मनरेगा में देना था, वो घटते चला जा रहा है। परिवार को जो दिया जाता था इससे पहले, यानी 2024 से पहले, वो तकरीबन 47-48 दिन मिल जाता था, जो इस दौर में घटते घटते 38-39 दिन पर आकर खड़ा हो गया है। और अलग से रोजगार नहीं दे पाएंगे, पैसा नहीं दे पाएंगे, और दिहाड़ी मजदूरी इस दौर में बढ़ी नहीं है। बाजार में लेबर की तादाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बीते 1 बरस में तकरीबन 7% बढ़ गया, 7% बढ़ गया है। यानी जहां पर जो मजदूर मिलते थे, कल 100 मजदूर मिलते थे, अब 107 मजदूर मिल रहे हैं। उन 100 में से भी काम करा पाने की स्थिति में भारत का बाजार नहीं था, अब 107 लोग आ गए। जितनों को काम मिलता है वो 22% है, बाकी जो 78% है उनको काम नहीं मिलता है, तो उसमें बढ़ोतरी हो गई, लगभग 78 से आप 82% तक पहुंच गए, 7 लोग और बढ़ गए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में एक तरफ बेरोजगारी की स्थिति मुद्दा नहीं, एक तरफ दिहाड़ी की स्थिति मुद्दा नहीं। उसके बाद आइए कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज पर। जब कोर सेक्टर की सारी इंडस्ट्रीज नेगेटिव में जा रही है, इलेक्ट्रिक जनरेशन में शायद भारत इस समय पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन बाकी जगहों पर जो नेगेटिविटी है और जो नेगेटिव ग्रोथ है, उसमें जब प्रोडक्शन ही नहीं है कोर सेक्टर में, तो आप चीजें डेवलप करेंगे कैसे? और उसकी भरपाई के लिए आप कर्ज तो ले लेंगे, रिजर्व बैंक नोट भी छाप देगा, लेकिन लोगों के पास पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बिहार की तर्ज पर पूरे देश में ही पैसा और अनाज बांटकर इस देश को कर्ज लेकर चलाया जाएगा? यह एक तीसरी परिस्थिति है जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर के सामने संकट है। चौथा सवाल और महत्वपूर्ण है। अभी तक जिक्र एनपीए का होता था, और एनपीए की भरपाई जो होती थी वो सरकार रिटर्न ऑफ करके दे देती थी और बुक को ठीक कर लिया जाता था। जो जानकारी रिजर्व बैंक अपने तौर पर, और उनके जो आरबीआई डायरेक्टर संजय मल्होत्रा है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, हम तो भाई समर्थक हैं, बैंकों को मर्ज कर दिया जाए, बड़े बड़े बैंक बनते चले जाएं, हम बिल्कुल इसके समर्थक, और सरकार अब निर्णय ले। यानी यह मैसेज है कि भारत के भीतर अब बैंकों का मर्जर और तेजी से शुरू होगा। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो पूंजी आएगी भारत के बैंकों को खरीदने के लिए, उस पर नियंत्रण आपका नहीं रहेगा। तो जब नियंत्रण नहीं रहेगा तो फिर वो ब्लैक मनी और सारी चीजें जो होती हैं, जो लक्ष्मी वेस्ट बैंक जो सिंगापुर की कंपनी ले गई, उसके जरिए जो खेल होता रहा, हो रहा है या हो रहा होगा, आप जब इन परिस्थिति में आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि दरअसल मैनेजमेंट आपके हाथ में नहीं है, बोर्ड आपके हाथ में नहीं है, उसके सारे पैसे, डिसीजन, जिन लोगों के पास पैसा है, वो असमानता इस दौर में सबसे व्यापक है। क्योंकि भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी तो है, लेकिन भारत दुनिया में प्रति व्यक्ति आय में निचली पायदान पर खड़ा है, सबसे नीचे में खड़ा है। तो चौथा सवाल बैंकों के जरिए उभरकर सामने आता है। और यहां पर एक पांचवा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्रिप्टो करेंसी का सवाल है। अमेरिका का दबाव है कि भारत क्रिप्टो करेंसी अपना ले। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं बिल्कुल नहीं, क्रिप्टो करेंसी नहीं अपनाना है। आरबीआई भी कह रहा है नहीं अपनाएंगे। और इस देश के भीतर क्रिप्टो करेंसी के जरिए 30% टैक्स भी लगा दिया गया। बावजूद इसके जिनके पास पैसा है वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं। दरअसल मौजूदा सरकार इस हकीकत को जानती है कि करेंसी तो अपने हाथ में रहे, विदेशी पूंजी ले लेंगे, कर्ज में डूब जाएंगे, भारत बाजार बन जाएगा, यहां कुछ नहीं रहेगा, पैसा लेके लोगों का पेट भर देंगे, अनाज ले आएंगे, एमएसपी बढ़ा देंगे, लेकिन करेंसी अपने हाथ में रहनी चाहिए, उसकी ढील कतई नहीं देनी है। तो उस करेंसी को अपने हाथ में रखा गया है और आरबीआई इंडिकेट कर रहा है नहीं नहीं, उस दिशा में तो हम बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे।
यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो लोग अपना बाजार, व्यापार और मुनाफा कमाते हैं, उनके लिए रास्ते और इसलिए बढ़ चुके हैं क्योंकि भारत के भीतर वो पैसे से पैसा बना पाने की परिस्थिति पूरे तरीके से शुरुआती दौर में पॉलिटिकल थी, यानी सत्ता के साथ जो कॉरपोरेट थे। अब एक नई स्थिति आ गई कि पॉलिटिक्स को जो पैसा चाहिए कॉरपोरेट के आश्रय, उसमें विदेशी निवेश रुक गया, और विदेशी निवेश अगर नहीं आएगा तो फिर भारत के भीतर का कॉरपोरेट तो भारत के भीतर की राजनीति और राजनीतिक सत्ता की उम्र और उसके जरिए चीजों को मापते चलता है। तो इसीलिए कॉरपोरेट पॉलिटिकल तौर पर शिफ्ट होता है, जिस पर हालांकि मोदी कालखंड में ब्रेक लगा दी गई। आप खबरदार, जो विपक्ष की दिशा में आपने चेहरा भी किया तो सब कुछ बंद कर देंगे। अब देखिए, ओएनजीसी ने आरोप लगाया है कि रिलायंस ने उसका तेल, उसकी गैस जो है नेचुरल गैस खरीद ली। अब परसों सुनवाई है, अगर वो सुनवाई की फाइल खुल गई तो फिर मानकर चलिए कि सरकार सोच रही है वाकई अब इस पर नकेल कसनी है। नहीं खुली तो नकेल कसी हुई है, सब चीजें अनुकूल चल रही है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें जब आप भीतर में इसके और जाएंगे, जब आपकी एंट्री और होगी, तो इस दौर में इस देश के भीतर जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जो पब्लिक सेक्टर के अधीन चीजें आती थी, उसमें जो सेक्टर बचे हुए थे, अब उसकी प्रोग्रामिंग भी प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन के नाम पर इस दौर में ब्यूरोक्रेट्स ने अपनी फाइल तैयार कर ली है। तो अब आप बिहार चुनाव से हटे हैं और अब आप इस दिशा में काम करना शुरू कर दीजिए। यह इकोनॉमी भारत के भीतर, वो कोई भी सेक्टर हो, यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद जो भारत का सबसे बड़ा सेक्टर आईटी सेक्टर था, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में रिट्रेंचमेंट हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो दबाव भारत के जो लोग काम बाहर कर रहे हैं उन पर जो है, इसका कोई रास्ता सरकार को सूझ नहीं रहा है, या सरकार ये मानकर चलती है कि दरअसल चुनाव जीत जाइए फिर सारी कमजोरी ढक जाएगी, और चुनाव जीतना एक ऐसी रेड कारपेट है जो तो आपके हथेली में है, क्योंकि जिसे चुनाव कराना है वो आपके लिए एक प्लेयर है या प्यादा है। तो फिर बचा क्या? तो बिहार चुनाव में कितना पैसा फूंका गया उस पर हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि वाकई बड़ी पूंजी फूंकी गई है। वो कच्चा चिट्ठा फिर कभी बताया जाएगा, लेकिन बिहार चुनाव के वक्त जो कर्ज लिया गया, जो परिस्थितियां नाजुक हुई, जो मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाया, वो पूरे आंकड़ों को अगर आप समेटेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 महीने के भीतर लगभग 5 लाख करोड़ से ज्यादा की परिस्थितियों को मैनेज करने में, अपनी इकोनॉमी को संभालने में सरकार लगी रही। लेकिन आप कर्ज बढ़ाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं। मैनेज तो बिहार हुआ है, बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।